Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. बात कर रहे थे कि जन्म पत्रिका में किसी भी व्यक्ति के क्या प्राकृतिक या नैसर्गिक गुण हैं, उनके आधार पर उसके व्यक्तित्व, व्यवहार और रुचि की जानकारी हमको मिल जाती है। बदले सर, कोई भी व्यक्ति अपने नैसर्गिक गुणों को नहीं छोड़ पाता, पर उसके इन गुणों में भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण और संगत के आधार पर कुछ परिणाम अवश्य आते हैं। चेंज करें सर। अब जो हमने बात की कि व्यक्ति अपने नैसर्गिक गुणों को नहीं छोड़ता है पर परिवर्तन आते हैं। यदि हम पाराशर होरा शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें एक जगह श्लोक आता है कि व्यक्ति के भाग्य या भविष्य निर्धारण करने में कुछ चीजें काम करती है। वो चीजें क्या काम करेंगी? एक तो उसके जन्म समय की ग्रह स्थिति, उसके माता पिता के आनुवांशिक गुण, ऐसा पाराशर जी ने लिखा है। माता पिता के आनुवांशिक गुण, जन्म समय की ग्रह स्थिति और संगति, यानी वो किस माहौल में रह रहा है। इसको आप वास्तु भी बोल सकते हैं या परिस्थितियां भी बोल सकते हैं। ये सारे एक से बढ़कर एक तरह से कार्य करते हैं, ऐसा पाराशर जी ने उल्लेख किया है। अब हमारे जो विषय की बात कर रहा हूं मैं, तो आप पाराशर होरा शास्त्र के सत्वादी गुण अध्याय को अपन पढ़ना चाहें या पढ़ें तो उसमें एक श्लोक मिलता है, श्लोक नंबर 9, एतश्च लक्षण लक्ष्य उत्तमो मध्यमो अधमः उदासीनश्च विप्रेंद्र तम तत्कर्मणि योजते। पाराशर जी कहते हैं कि गुणों को पहचान कर उसे प्रकृति के अनुकूल कार्यों में व्यक्ति रुचि ले तो सफलता प्राप्त होती है। इस चीज को आज से लगभग 5000 साल पहले ही पाराशर जी भाप गए थे। हम देखते हैं ये बहुत ज्वलंत विषय है और वास्तविकता है कि हम देखते हैं कि यदि व्यक्ति जो खुद कुछ नहीं कर पाया, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने, व्यक्ति जो करना चाहता था वो खुद नहीं कर पाया, तो अब उसका सारा ध्यान अपनी संतान की ओर लग जाता है। यानी कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता था, या कोई व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता था, या कोई व्यक्ति आईएएस आईपीएस बनना चाहता था, यदि किसी कारण नहीं बन पाया तो
अब उसका सारा ध्यान केंद्रित हो जाता है कि ये काम उसकी संतान करे। उस संतान के लिए वो तैयारी कराता है, कर्जा लेकर भी उसको अच्छे संस्थानों में शिक्षा के लिए भेजता है, बिना इस बात को जाने कि संतान में इस तरह की योग्यता है या नहीं है। वो उसको बड़े इंस्टीट्यूट में भेज देता है, कर्जा भी ले लेता है और उसको पढ़ने भेजता है। अब संतान दबाव में आ जाती है, यदि उसकी रुचि उस क्षेत्र में हुई तो उसकी किस्मत, और यदि रुचि उस क्षेत्र में नहीं हुई तो प्रेशर की वजह से, चिंता की वजह से संतान कभी कभी गलत कदम भी उठा लेती है। तो हम अखबारों में जो कई बार पढ़ते हैं कि भाई घर छोड़कर भाग गया या किसी ने सुसाइड कर लिया, शिक्षा का विद्यार्थी था, ये था, ये सारे के सारे इसी के परिणाम है। तो पाराशर जी ने क्या कहा कि यदि इस व्यक्ति की योग्यता का हम पता कर ले और उस योग्यता के अनुरूप उसको कार्य क्षेत्र में लगाते हैं तो व्यक्ति सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। चेंज करें। अब ये सत्वादी गुण अध्याय जो है उसमें हम श्लोकों को देखते हैं, 1 से 4 नंबर के श्लोक जो है वो देखेंगे। तो व्यक्ति के नैसर्गिक गुणों तथा 5 से 8 श्लोक में उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। पाराशर जी कहते हैं कि ये गुणों के आधार पर जो भी फल कथन कह रहे हैं, क्योंकि पाराशर जी का मैत्रेय से संवाद है, मैत्रेय जी से संवाद है, उसके आधार पर ये चीजें चलती है। अब वो कहते हैं कि सत्वादी गुणों में से जो ज्यादा बली होता है वो मनुष्य सत्वगुणी होता है। मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा क्योंकि श्लोक संस्कृत में थोड़ा सा उच्चारण में से दिक्कत हो सकती है, तो मैं केवल इसका अनुवाद करने का प्रयास करूंगा। तो पाराशर जी कहते हैं कि मैं गुणों के आधार पर फल कथन करता हूं। सत्वादि ग्रह बलवान हो तो मनुष्य सत्वगुण युक्त होता है। इसी प्रकार चेंज करें सर, वो कहते हैं यदि रज प्रकृति बलवान हो तो मनुष्य राजसिक गुणों से युक्त होता है। तम प्रकृति बलवान हो तो मनुष्य तामसिक गुणों से युक्त होता है। और कभी कभी सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकृतियां बली हो जाती समान रूप से, तो ऐसा व्यक्ति सम त्रिगुणी या उदासीन प्रकृति का हो जाता है। अब ये प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे हम? इसके लिए पुनः पाराशर जी का और शास्त्र में अपन ग्रह गुण स्वरूपों की ओर चलते हैं। अध्याय 3 श्लोक 23 का अवलोकन करते हैं। वो कहते हैं जीव सुरेंद्रवय सत्वम बुद्ध शुक्रो रजस्था सूर्य पुत्र धरा पुत्रो तम प्रकृति को दीजिए। अर्थात वो कहते हैं, इसको चेंज करते हैं, गुरु सूर्य चंद्रमा केतु सत्व प्रधान है, बुध शुक्र रज प्रधान है और शनि मंगल राहु तमोगुणी प्रधान है। चेंज करें सर। अब इसी चीज को हम देखते हैं, जन्म पत्रिका में हमारे 12 भाव होते हैं जिसमें से 4 पुरुषार्थों में बांटा है उनको। एक पुरुषार्थ है धर्म त्रिकोण, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। अब इसको जन्म पत्रिका में हम धर्म त्रिकोण जो है 1, 5, 9 भाव, इसको सत्वगुणी कहेंगे। अर्थ त्रिकोण अर्थात 2, 6, 10 भाव को हम रजोगुणी कहेंगे। और काम त्रिकोण अर्थात 3, 7, 11 को हम तमोगुणी कहेंगे। और 4, 8, 12 को मोक्ष त्रिकोण या सम त्रिगुणी तत्व वाला भाव कहेंगे। चेंज करें सर। अब हम देखेंगे यदि जन्म पत्रिका में 1, 5, 9 भाव में अन्य भावों की तुलना में ज्यादा ग्रह स्थित हों, यानी कि पहले 5वें और 9वें भाव में हम जोड़ करेंगे सभी ग्रहों का, तो उसमें से पहले 5वें 9वें भाव में यदि ज्यादा ग्रह बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति का धर्म त्रिकोण बली हो जाता है। अर्थात कि वो वाला व्यक्ति सात्विक श्रेणी में आ जाएगा। अब यदि ग्रह भी आ जाते हैं उसमें सात्विक वाले ग्रह, तो ये चीजें और पावरफुल हो जाती है। जैसे हमने पिछला जिक्र किया भाई सूर्य गुरु केतु ये सात्विकता में आएंगे। इसी प्रकार यदि जन्म पत्रिका का 2, 6, 10 भाव में सबसे ज्यादा ग्रह बैठते हो ऐसे व्यक्ति का अर्थ त्रिकोण बली हो जाता है, अर्थात राजसिक श्रेणी में हो जाएगा। चेंज करें सर। और धर्म अर्थ की तुलना में यदि तीसरा, 7वां, 11 भाव में सबसे ज्यादा ग्रह हो काम त्रिकोण बली हो जाएगा, अर्थात ऐसा जातक
तामसिक प्रकृति का होगा। यहाँ राजसिक, सात्विक, तामसिक से अर्थ न लगा लिया जावे कि भाई कोई इसमें दुर्गुण आ जाएंगे या कोई बहुत ज्यादा अच्छाइयां आ जाएंगी, क्योंकि नाम इन्होंने इस तरह के दिए हुए हैं तामसिक वगैरह। अब यदि तीनों ही भाव में, तामसिक प्रकृति वाले भाव में, राजसिक वाले में, सात्विकता में बराबर ग्रह हो, यानी कि 4, 8, 12 में सर्वाधिक ग्रह आ जाए, तो मोक्ष त्रिकोण बली हो जाएगा और जातक सम त्रिगुणी प्रकृति का हो जाएगा। यही जन्म पत्रिका में जातक के नैसर्गिक गुणों को और प्रकृति का चयन करती है या तय कर देती है कि जातक किस प्रकृति के कार्यों के हेतु समर्थ होगा। सर चेंज करें। अब फिर पुनः हम पाराशर मुनि द्वारा लिखे हुए श्लोक की करते हैं। यदि किसी का धर्म त्रिकोण बली हो जाता है या सत्वगुण ज्यादा बली हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति किस सेक्टर में जा सकते हैं या उनको जाना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रकृति कहती है कि वो इसी कार्य के लिए बने हैं। अब वो कहते हैं धर्म त्रिकोण बली हो तो ऐसा जातक इंद्रियों को वश में रखने वाला, मन पर नियंत्रण करने वाला, आचरण एवं शरीर की पवित्रता, क्षमावान, समरसता, लोभ न करना और सत्य वक्ता होता है। ये ऋषि कह रहे हैं। यहाँ पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऋषियों ने जो बातें कही है वो उस समय काल को देखकर कही है, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और है। उनको हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चीजें चल रही हैं उनके आधार पर मिलान करने का प्रयास करेंगे। अब वर्तमान परिस्थिति में जिनकी जन्म पत्रिका में धर्म त्रिकोण सर्वाधिक बली हो, तो ऐसा जातक परामर्श मंत्रणा करने वाला, नीति निर्धारण से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, यानी कि जो कानून वगैरह बनाते हैं या उनका पालन करवाते हैं, मार्गदर्शक, किसी भी विषय वस्तु का सटीक मूल्यांकन करने वाला और अनासक्त भाव से चिंता मुक्त होकर परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करने वाले होते हैं, जैसे सलाहकार, नीति निर्धारक, लेखक, प्लानर, शिक्षक, मंत्री आदि। क्योंकि इन लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जब नीति कानून बनाते हैं कि वो नीति कानून किसी परिप्रेक्ष्य में किसी के लिए तो अच्छा हो सकता है और किसी के लिए बुरा हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति इस वाले सेक्टर में जाएं तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। अब आप देखेंगे कि जिनके धर्म त्रिकोण बली है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति नैसर्गिक रूप से उनकी इच्छा है या उनका कार्यक्षेत्र इन्हीं से संबंधित होता है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि हम कैरियर तय करने, कार्य क्षेत्र तय करने की प्रथम सीढ़ी पर चर्चा कर रहे हैं आज, क्योंकि हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि इतना आसान कार्य नहीं है कि हम किसी एक योग को देखकर बोल दें कि ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं है। फिर तो और दूसरे ग्रहों का कोई महत्व नहीं है और राशियों का कोई महत्व नहीं है, दशाओं का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हम तय कर रहे हैं कि उसका रुझान, उसकी रुचि किस क्षेत्र में हो सकती है। इसको चेंज करें सर। यहां हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं और चेंज करें सर आगे। इस कुंडली में हम देखेंगे, नहीं ये कुंडली आने दे सकता। हाँ, इस कुंडली में हम देखेंगे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली है। हम देखेंगे धर्म त्रिकोण की बात करते हैं 1, 5, 9 की। तो यहाँ जो ग्रह बैठे हुए हैं वो शुक्र, चंद्र, मंगल और राहु। अर्थ त्रिकोण में जो ग्रह है वो गुरु, बुध, सूर्य पढ़ते हैं। और काम त्रिकोण में जो ग्रह है वो केतु है। मोक्ष त्रिकोण में जो ग्रह है वो शनि है। तो इस प्रकार इनके धर्म त्रिकोण में और त्रिकोण की तुलना में ज्यादा ग्रह है। एक सामान्य सी बात हमने भी करी। तो इनका धर्म त्रिकोण बली है। तो आप देख सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व, कृतित्व किस तरह का रहा है। धर्म त्रिकोण की जो हमने पिछली बात की है भी, ऐसे व्यक्ति नीति निर्धारण, मार्गदर्शक, नेतृत्व करने वाले, शिक्षक, रचना करने वाले, इस तरह के क्षेत्रों में नैसर्गिक रूप से प्रवृत्त होते हैं। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि उनका किस तरह का व्यक्तित्व, कृतित्व रहा है। आगे करें सर। अब हम एक बार रजोगुण वाले व्यक्तित्व को भी देख लेते हैं, अर्थात अर्थ त्रिकोण को बात करते हैं। अर्थ त्रिकोण के बारे में वो कहते हैं कि ऐसा जातक शूरवीर, तेजस्वी, धैर्यवान, कार्यकुशल, पीछे न हटने वाले,
सज्जनों के रक्षक, व्यर्थ वाद विवाद न करने वाले, लेकिन उच्च और बड़े कार्य हेतु तो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। ये ऋषि ने उस समय की बातें लिखी है। अब वर्तमान में हम इसको देखें तो जिनका अर्थ त्रिकोण बली होता है, ऐसे जातक एक अच्छे कुशल प्रबंधक होते हैं, तो MBA वगैरह भी कर सकते हैं, अच्छे व्यवस्थापक होते हैं, संस्थान या संगठन का नेतृत्व करने वाले होते हैं या उसके मुखिया के रूप में कार्य में सफल हो जाते हैं, धैर्यवान होते हैं, विरोध का सामना करने वाले, सत्य के पक्षधर, उद्देश्यपूर्ण और परिणाम की अपेक्षा रखकर कार्य करने वाले होते हैं। यानी कि इनको कोई भी कार्य करेंगे तो उसका रिजल्ट आना चाहिए, परिणाम आना चाहिए, इसकी अपेक्षा रखते हैं। और किसी भी व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार कार्य लेने का गुण होता है, यानी सामने वाले से उसकी योग्यता पहचान कर उसके अनुसार उसको कार्य बांट देते हैं या उससे कार्य करवा लेते हैं। कुछ कार्यों के बारे में हम चर्चा करें तो जैसे प्रबंधक या मैनेजर, सेना नायक, HR, धर्म प्रचारक, कानून का पालन करवाने वाले, पुलिस वगैरह सब इसमें आ जाते हैं, रिसर्चर और वैज्ञानिक आते हैं। ये अर्थ त्रिकोण जिनका बली होता है, ऐसे कार्य करने में उनकी नैसर्गिक रुचि होती है। चेंज करें सर। अभी हम इस कुंडली को देखें, ये स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली है। इसमें हम देखें धर्म त्रिकोण में ग्रह देखेंगे तो सूर्य मंगल है ओनली। अर्थ त्रिकोण में देखें तो शुक्र बुध केतु चंद्र शनि है। काम त्रिकोण में हम देखेंगे यानी 3 7 11 में हम देखेंगे तो ओनली गुरु है 7 11 में। मोक्ष त्रिकोण में केवल राहु है, तो इनका अर्थ त्रिकोण बली है अर्थात रजगुण बली है। तो अब जो पाराशर ऋषि कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति धर्म प्रचारक, सामने से अपना काम लेने वाले और लक्ष्य को ध्यान में रखकर या परिणाम की अपेक्षा रखकर कार्य करने वाले होते हैं। तो विवेकानंद जी ने बिल्कुल धर्म प्रचारक का कार्य किया, जो लक्ष्य लेकर चले उन उद्देश्यों की उन्होंने प्राप्ति भी की। तो इस चीज को भी हम यहाँ समझ सकते हैं। सर आगे चलें। अब हम तमोगुणी प्रधान व्यक्ति के गुण देखते हैं, अर्थात जिसका काम त्रिकोण बली हो। ऋषि कहते हैं ऐसे व्यक्ति असत्यवादी, लोभ लालच, आलसी, सेवा कर्म करने वाले होते हैं। यानी उन्होंने इसको सबसे कमजोर त्रिकोण माना है। यहाँ असत्यवादी लिखा है, लोभ लालच लिखा है, तो यह किसी समय होता होगा, वर्तमान समय में हमको इसको बदल कर देखना है। तो ज्योतिष में आप देखेंगे कि 50 ऐसे योग हैं जिनके बारे में फलित अच्छा नहीं कहा गया, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो व्यक्ति सफल है। क्योंकि ऋषि के काल में या प्राचीन काल में व्यक्ति के जो नीतिवान थे, समाज का हित करने वाले थे, समाज के आदर्शों पर चलने वाले थे, उसी को श्रेष्ठ पुरुष कहा गया था। इसीलिए उच्च के ग्रहों की महत्वता उस समय बढ़िया बताई गई थी। मैं यहाँ कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि आप देखेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी व्यक्ति के जितने ज्यादा उच्च के ग्रह है, वो उससे ज्यादा परेशान व्यक्ति कोई नहीं है। जिसके जितने ज्यादा नीच के ग्रह है, उससे ज्यादा संपन्न व्यक्ति कोई नहीं है। इस चीज को आप टेस्ट करके देखें, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी है, समाज के मायने बदल चुके हैं, तो इसलिए इन शब्दों का अर्थ ऐसे ही नहीं है। अब जन्म पत्रिका में जब काम त्रिकोण सर्वाधिक बली होता है, तो ऐसे जातक स्वतंत्र रूप से जोखिम लेके कार्य करना उनको अरुचिकर लगता है, यानी वो रिस्क लेकर काम नहीं करते हैं। और असफलतादायक जो कार्य होते हैं, सेवा कार्य हो या सहायक के रूप में क्रॉस रूट वाले कार्य करने में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, यानी कोई रिस्क नहीं लेते। ये उनसे तय वाला काम करते हैं, यानी सुबह 9 बजे ऑफिस गए, शाम को 5-6 बजे वापस लौट आए, कोई जोखिम नहीं लेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। अपना कार्य बिना जल्दबाजी और बिना समय सीमा में बंधे हुए आराम प्रिय तरीके से करने में विश्वास रखने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति, जिनका काम त्रिकोण बली होता है। चेंज करें सर। अब हम उदासीन पुरुषों की बात करेंगे। काम त्रिकोण में जो व्यक्ति आते हैं, अपने लेबर वर्क भी आ जाती है उसमें, और उसमें रूटीन वर्क वाले व्यक्ति भी आ जाते हैं, यानी दूसरे के आदेशों का पालन करना, अपना कुछ नियम नहीं लगाना या अपने कुछ सिद्धांत नहीं लगाना, ऐसे व्यक्ति काम त्रिकोण में आते हैं। बलि त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण की हम जो बात कर रहे हैं,
वो कहते हैं कि ऐसे मनुष्य कृषि, व्यापार, पशुपालन करने में कुशल होते हैं और सत्य असत्य दोनों का प्रयोग करने वाले होते हैं। अब इनमें तीनों प्रकार के गुण सम्मिलित हो जाते हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ऐसे जातक अच्छे उद्यमशील यानी उद्योगपति, आर्थिक दृष्टि से उत्पादनशील गतिविधियों में कुशल होते हैं, धनार्जन और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मन, वचन, कर्म से समस्त संसाधनों का प्रयोग करते हैं और स्वयं तथा स्वयं से जुड़े हुए व्यक्तियों एवं स्वयं धर्म का हित सर्वोपरि होता है इनके लिए, यानी कि इनको लाभ होना चाहिए, इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ होना चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति किस चीज में सफल हो सकते हैं? ये व्यापार में, आर्थिक क्षेत्रों में, परिवहन से जुड़े हुए कार्यों में, उत्पादन, कारखाने आदि से जुड़े हुए लोग बलि मोक्ष त्रिकोण में आते हैं। चेंज करें सर। हमने इस चीज की चर्चा की कि ये हमारे एक फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमको ये सत्वादी गुणों के आधार पर, क्योंकि ऋषि ने जो भी शास्त्र में लिखा है अनावश्यक या व्यर्थ नहीं लिखा है। इन सत्वादी गुणों के आधार पर हम जातक के नैसर्गिक रुचि का अनुमान लगा सकते हैं। अब जातक की नैसर्गिक रुचि क्यों बनेगी, ये जैसा भी बग्गा साहब ने भी उल्लेख किया था कि सुनील सर भी समय समय पे बताते हैं कि हमारे पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके क्या फलित होंगे, उसके आधार पे सारी चीजें हमारे पास तय हो जाती है कि व्यक्ति क्या करेगा, इसलिए उसका जन्म पुनः हुआ है। हम फिर कह रहे हैं, ये मेरे विचार है, ज्योतिष से हम 100% कुछ भी नहीं कह सकते। समय समय पर विभिन्न कालों में ऋषियों ने, विद्वानों ने, समाज के हित चिंतकों ने जातक के लिए जो बढ़िया से बढ़िया हो सकता है उसके लिए विधियां खोजने का प्रयास किया है। उसका जीवन कम से कम कठिनाइयों या कम से कम कष्टपूर्ण हो, इसलिए उन्होंने नई नई विधाएं खोजी है। उसमें से ज्योतिष भी एक विधा है, क्योंकि ज्योतिष के आधार पर हम जातक के नैसर्गिक रुचि का अनुमान लगाएंगे। फिर अगले स्टेप जो हमारा आएगा वो ये आएगा, क्योंकि आज के जमाने में सारे व्यवसाय शिक्षा से जुड़े हुए हैं। फिर हमारा अनुमान आएगा, ज्यादातर केसों में क्या होता है कि हम जो शिक्षा लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको जॉब मिलते हैं। सपोज करो किसी को मेडिकल क्षेत्र में जाना है, उसको साइंस बायोलॉजी पढ़ना अनिवार्य है। किसी को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के अनुसार उसको साइंस मैथ्स पढ़ना आवश्यक है। किसी को लेखा सेवा में जाना है, सीए वगैरह या आर्थिक क्षेत्रों में जाना है तो उसके लिए कॉमर्स पढ़ना आवश्यक है। या किसी को कोई कंप्यूटर या तकनीकी क्षेत्र में जाना है तो उसके लिए भी कंप्यूटर वगैरह इस तरह की शिक्षा पढ़ना अनिवार्य है। तो अब हमारा जो अगला स्टेप होता है, मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा क्योंकि हमने जो अभी फर्स्ट स्टेप की बात की है, हमारा अगला स्टेप होता है कि जातक की नैसर्गिक रुचि को जानकर अब उसके शिक्षा विषय का चयन कराया जाए। सभी जानते हैं, सभी विद्वान हैं, जो विद्यार्थी है मैं उनके लिए बता रहा हूं कि हम शिक्षा के लिए जो शिक्षा के भाव निर्धारित है, खासकर जब हमारा कैरियर के लिए शिक्षा लेते हैं वो 5वां भाव माना गया, कुछ विद्वान चतुर्थी भी मानते हैं। अब हम देखेंगे कि 5वें भाव से जातक का किन किन ग्रहों से संबंध जुड़ता है, टेक्निकली ग्रहों से या नॉन टेक्निकली ग्रहों से। टेक्निकली ग्रह जो कि आपको साइंस में ले जाएंगे, नॉन टेक्निकली ग्रह जो कॉमर्स या आर्ट्स हुए तो आपको और क्षेत्रों में ले जाएंगे। यहाँ शिक्षा के चयन करने के बाद में अब हमारा अगला बात आ जाता है कि कैरियर क्या होगा। दशम भाव की हम बात करेंगे। कैरियर के बारे में जो मेरा अनुभव है और हमने हमारे गुरुजी के सानिध्य में जो सीखा, कारकांश लग्न का कोई जवाब नहीं है। कारकांश लग्न कैरियर तय करने में बहुत अच्छी और बहुत निकटतम भूमिका निभाता है। उसकी चर्चा हम कभी आगे बात होगी वो करेंगे। आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने चर्चा की है, पूर्णतः शास्त्रोक्त बात करने का प्रयास किया है। क्यों?
क्योंकि यदि हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन जो ऋषियों ने उस समय कहा है उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बदलेंगे, तो हम शायद नजदीक पहुंच जाएंगे। फिर यह निवेदन करूंगा कि केवल हम एक ग्रह को देखकर ही बात नहीं करें, क्योंकि एक ग्रह अपने नैसर्गिक गुणों को दिखा सकता है, उसमें वो चीजें प्रवृत्त हो सकती हैं, लेकिन अंतिम और पूर्णतः तो समस्त ग्रहों का मिला जुला परिणाम आता है। दूसरी फिर एक बात और करना चाहूंगा कि आपकी पत्रिका में भले कैसे ही योग हो, कैसे ही राजयोग चल रहे हो, इसी तरह के कोई कितना ही बड़े अधिकारी बनने का, बड़े व्यापारी बनने का योग हो, लेकिन आपको अवसर नहीं मिलता है, मेरी बात पे ध्यान दे, अवसर नहीं मिलता है, अर्थात कि उन भाव से जुड़ी हुई दशा अंतर दशाएं आपको प्राप्त नहीं होती है या अवसर नहीं मिलता है, तो आपको वो राजयोग अपना पूरा परिणाम नहीं दे पाएंगे। कैसे? एक सामान्य छोटी सी बात करता हूँ, जनरल आप सभी जानते हैं कि कोई व्यक्ति का स्वप्न था कि पुलिस अधिकारी बने। हमारे राजस्थान में जो सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा होती है उसके लिए 25 साल का एज निर्धारित किया गया है। अब किसी कारण व्यक्ति जब 25 साल का हो जाता है, गवर्नमेंट पोस्ट नहीं निकालती है, वो और एज हो जाता है, उसका स्वप्न तो था पुलिस अधिकारी बनना, लेकिन गवर्नमेंट ने पोस्ट नहीं निकाली, भर्तियां नहीं निकाली, अर्थात उसको अवसर नहीं मिला, तो उसकी पत्रिका में भले कितने अधिकारी बनने का योग रखा हुआ था, सब बेकार हो जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको अवसर और दशा अंतरदशा भी आनी चाहिए, तभी वो चीजें हमारे को प्राप्त होगी। पुनः एक बार इस निवेदन के साथ में कि हम ज्योतिष से संभावित को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने भविष्य को या अपने भाग्य को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि 100% नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उसके निकट पहुंचने का प्रयास है। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार सुनील जी का, समस्त टीम का मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ, मुझे अवसर दिया। नमस्कार।